What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel GradKool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos. Do like, comment and share the video with your friends as well. This lecture is all about residential status and its chapter hex. तो भैया चैप्टर हेक्स है क्या? चैप्टर हेक्स इज नथिंग बट जस्ट अ समरी और अ क्विक रिकैप ऑफ द एंटायर चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 10 मिनट 15 मिनट के एक समरी वीडियो मिलेगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब बताया जाएगा. दिस वीडियो डज नॉट कंटेन द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. इसमें खाली कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट करवाया जाता है. इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सम नहीं मिलेगा. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर हेक्स रेसिडेंशियल स्टेटस. देख, अब रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले अपन देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. तो इसके केस में है ना दो चीजें आती है दैट यू हैव टू सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन एज वेल एज यू हैव टू सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशंस. Why do you have to satisfy basic condition? You need to satisfy basic condition in order to determine whether the individual is a resident or a non-resident. ठीक है, इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है ये अपन को कैसे मालूम पड़ेगा? ये अपन को मालूम पड़ेगा थ्रू बेसिक कंडीशन. वंस वी हैव सैटिस्फाइड बेसिक कंडीशन एंड उसके बाद अपन आगे चलेंगे टू सी वेदर वी आर सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशंस और नॉट. एडिशनल कंडीशंस अपन क्यों देखते हैं? सो दैट वी कैन डिटरमाइन के जो रेसिडेंट है वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. ठीक है, दो बेसिक कंडीशन है, यू नीड टू सेटिस्फाई एनी वन आउट ऑफ टू एंड दो एडिशनल कंडीशंस है, यू नीड टू सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस. समझ में आया? ठीक है, तो चल अभी देखते हैं अपन बेसिक कंडीशंस क्या है. यू नीड टू सेटिस्फाई एनी वन आउट ऑफ द टू फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस. देख कौन कौन सी है बेसिक कंडीशन. सबसे पहली कंडीशन है दैट द स्टे इन इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन इक्वल टू 182 डेज. करंट प्रीवियस ईयर मतलब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी प्रीवियस ईयर 2019-20. That is your financial year starting from 1st April 2019 and ending on 31st March 2020. तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है दैट इज 1st April 2019 से लेकर 31st March 2020, ये प्रीवियस ईयर में आपका स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा हुआ तो आप इंडिया के रेसिडेंट है. अगर नहीं हुआ तो यू नीड टू चेक द सेकेंड बेसिक कंडीशन. और सेकेंड बेसिक कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है दैट योर स्टे इन इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर दैट इज 2019 शुड बी मोर देन इक्वल टू 60 डेज एंड स्टे इन इंडिया इन द 4 preceding previous years शुड बी मोर देन इक्वल टू 365 डेज. म्हणजे काय? मतलब ये कि जो सेकंड कंडीशन है ना उसके अंदर दो कंडीशन है, आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. सेकंड कंडीशन का पार्ट ए क्या बोलता है कि अगर आपका स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपका स्टे इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए इन करंट प्रीवियस ईयर एंड इन 4 preceding previous years आपका स्टे इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए. अब 4 preceding previous year मतलब क्या? आपके प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली 4 साल पहले. मतलब इफ योर प्रीवियस ईयर इज 2019-20 देन योर preceding previous year will be 2018-19, 2017-18, 2016-17 and 2015-16. ठीक है, तो अभी देख फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है दैट योर स्टे इन इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन इक्वल टू 182 डेज. इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड यू स्टिल हैव एन ऑप्शन. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है दैट योर स्टे इन इंडिया इन द करंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन इक्वल टू 60 डेज एंड स्टे इन इंडिया इन द 4 preceding previous year should be more than equal to 365 days.
समझा? अगर आपने इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली ना, ईदर फर्स्ट कंडीशन और 2A एंड 2B, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली, देन यू विल बी अ रेसिडेंट, अदरवाइज यू आर अ नॉन रेसिडेंट। गिला डोक्यात? अब when you are counting the number of days, when you are counting the number of days, both the date of arrival as well as date of departure should be counted. जिस दिन मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगा, that is date of departure, and जिस दिन मैं इंडिया में वापस आ रहा हूं, that is date of arrival, ये जाने वाला डेट और आने वाला डेट, दोनों डेट मैं काउंट करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ डेज। ठीक है? अब इसके अंदर है ना एक एक्सेप्शन है, दैट इज एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन। एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? दैट ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1, दैट इज स्टे इन इंडिया इन द करंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन इक्वल टू 182 डेज। खाली ये ही कंडीशन एप्लीकेबल होगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन द फॉलोइंग केस। कौन से दो केस है? That is, first, he should be an Indian citizen leaving India for employment purpose, or he should be a crew member of an Indian bound ship. मतलब क्या? That if an Indian citizen is going outside India for employment purpose, या कोई Indian bound ship है, उसका कोई crew member है, तो इन दोनों के लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन, that is 60 days and 365 days वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इनका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दैट इज स्टे इन इंडिया इन द करंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन इक्वल टू 182 डेज। ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट, अगर मैं इन दोनों में से दैट इज फर्स्ट और सेकंड ए एंड सेकंड बी में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता हूं, देन आई विल बी अ रेसिडेंट। ठीक है? Once I am a resident, I need to check 2 additional conditions. Once I am a resident, I need to check 2 additional conditions, and both the conditions should be satisfied. ये मैं additional condition क्यों check करता हूँ? So that I can determine whether I am an ordinary resident or I am a non-ordinary resident. ठीक है? तो देख additional conditions कौन कौन सी है। सबसे पहली additional condition है that he must be a resident of India in any 2 out of 10 preceding previous year. पहली additional condition क्या है? That he must be a resident of India in any 2 out of 10 preceding previous year. मतलब जो तुम्हारा previous year है 2019-20, उससे जो 10 साल पहले के साल है ना, उन 10 सालों में कोई भी 2 साल के लिए आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। अपन रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे ढूंढेंगे? बेसिक कंडीशन के बेस पे। ठीक है? एंड सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलते हैं? दैट योर स्टे इन इंडिया इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन इक्वल टू 730 डेज। समझ में आया? ये जो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाला कैलकुलेशन है ना, दिस इज सेम एज 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है? तो दो एडिशनल कंडीशन क्या है? फर्स्ट इज ही शुड बी अ रेसिडेंट इन एनी 2 out of 10 preceding previous years, and he should be, and the stay in India should be more than equal to 730 days in 7 preceding previous years. गिला डोक्यात? If a person satisfies both the additional conditions, then he is a resident and ordinary resident. If he does not satisfy both the condition, then he will be a resident but non-ordinary resident. समझ में आया? ठीक है? अभी देख, रेसिडेंशियल स्टेटस में इतना ही था when it comes to individual. इंडिविजुअल के अलावा अदर असेसीज है जिसका अपन रेसिडेंशियल स्टेटस भी देखेंगे। अब वो अदर असेसीज कौन कौन है? HUF है, AOP है, BOI है, फर्म्स है, LLP है, लोकल अथॉरिटीज है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स है। तो ये अदर असेसीज में आ जाते हैं। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस अपन कैसे देखेंगे? इनके लिए कोई बेसिक कंडीशन वगैरह नहीं है। ऑल वी नीड टू चेक इज वेदर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया। HUF हो गया, फर्म हो गया, LLP हो गया,
इनका कंट्रोल या मैनेजमेंट अगर पूरा इंडिया में है या फिर पार्टली इंडिया में और पार्टली आउटसाइड इंडिया में है, then HUF firm, LLP, AOP, BOI, AJP, they will all be treated as resident. If it is wholly outside India, then such assessee will be a non-resident. That's it. इतना ही है when it comes to other assessees residential status. ठीक है, अभी देख ये HUF के लिए, स्पेशली खाली HUF के लिए, that एक बार अगर आपने ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाली कंडीशन अप्लाई करके HUF को प्रूव कर दिया कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, देन उसके बाद कर्ता जो है ना HUF का कर्ता, वो कर्ता जो है उसको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. अगर कर्ता दोनों एडिशनल सेटिस्फाई कर देगा तो उस केस में HUF will be a resident and ordinary resident. However, if karta fails to satisfy both the additional conditions, then HUF will be a resident but non-ordinary resident. समझ में आया? ठीक है, अभी एक बार इसको पढ़ लेते हैं. देख, once HUF satisfies the above condition मतलब ये control and management वाली, it shall be treated as resident. However, karta has to satisfy both the additional conditions for HUF to be resident and ordinary resident. If karta fails to satisfy both the additional conditions, then HUF shall be resident but non-ordinary resident. समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कंपनी. अब कंपनी के केस में देख, सबसे पहले तुमको क्या क्वेश्चन पूछना है, whether the company is an Indian company or not. If the company is an Indian company, then such company will be resident. अगर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है तो यू नीड टू आस्क अनदर क्वेश्चन, whether the place of effective management, that is POEM, is in India. अगर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, then such company will be a resident. ठीक है, अगर कंपनी इंडियन कंपनी भी नहीं है एंड उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में नहीं है, then such company will be non-resident. समझ में आ गया? गेला डोक्या. रेसिडेंशियल स्टेटस में इतना ही है. स्कोप ऑफ टोटल इनकम का भी मैं चैप्टर हैक निकालूंगा. कब निकालूंगा? जब अपन स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे उसके पहले. ठीक है, चलो गाइस, my name is CA Abhishek Bhandari and you were watching the video on our YouTube channel GradKool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of all the theory and practical subjects, as well as do like, comment and share the video with your friends as well. I'll take an off. Adios and have a nice day. Bye bye.